यह है हमारी उस दिल दहला देने वाली कहानी का तीसरा और सबसे डरावना भाग। अगर आपने अभी तक इसका पहला और दूसरा भाग मिस कर दिया है तो रुकिए, पहले उसे सुनिए ताकि आप जान सकें कि कैसे शुरू हुआ था होटल के भूतिया खौफ का सिलसिला। चलिए अब हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। थॉमस ने अपनी बेटी की मौत को छुपाने के लिए उसे बीमारी से मरा हुआ घोषित कर दिया और उसकी लाश को होटल के पीछे एक गुप्त जगह पर दफना दिया। यह पढ़कर मेरे और कबीर के होश उड़ गए। एमिली को उसके अपने पिता ने मार डाला था, भले ही सीधे तौर पर नहीं, लेकिन उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था और उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में होटल में भटक रही थी। हमें एमिली को न्याय दिलाना होगा, कबीर ने कहा। हमें उसकी लाश ढूंढनी होगी और उसे सम्मान के साथ दफनाना होगा। हमने तहखाने में उस गुप्त कमरे की तलाश शुरू की जहां एमिली को बंद किया गया था। तहखाना इतना बड़ा था कि हमें उसे ढूंढने में काफी समय लगा। आखिरकार हमें एक पुरानी टूटी हुई दीवार मिली जिसके पीछे एक छोटा सा कमरा था। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। वहां एक पुराना बिस्तर था और दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। कमरे में एक अजीब सी उदासी थी, एक ऐसी उदासी जो सदियों से वहां अटकी हुई थी। हमें लगा जैसे एमिली की आत्मा अभी भी वहीं मौजूद है, अपनी मौत की कहानी बता रही है। आधी रात हो चुकी थी। होटल में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। हमने तय किया कि हम सुबह होने पर एमिली की लाश की तलाश करेंगे। हमने होटल के पीछे का इलाका चेक किया, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम वापस अपने कमरे 307 में आए। कमरे में घुसते ही हमें फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई। ईएमएफ मीटर पर रीडिंग सामान्य से बहुत ज्यादा थी। कबीर ने अपना वॉइस रिकॉर्डर चालू किया। एमिली, कबीर ने कहा, हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहां बंद कर दिया था। जैसे ही कबीर ने यह कहा, कमरे में रोशनी टिमटिमाने लगी। पलंग पर रखी चादरें अपने आप उड़ने लगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे छू लिया हो। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसी मैंने पहली रात महसूस की थी, सड़ी हुई और पुरानी। फिर हमें एमिली की आवाज सुनाई दी, इस बार ज्यादा स्पष्ट और तेज। वो मुझे मारना चाहता था। मैं बाहर निकलना चाहती थी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, एमिली, कबीर ने कहा। हमें बताओ तुम्हारी लाश कहाँ है। हम तुम्हें सम्मान के साथ दफनाएंगे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एमिली की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी। पीछे बगीचे में पेड़ के नीचे। हमने तुरंत कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। हमें एमिली की लाश ढूंढनी थी। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे और होटल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। बाहर का बगीचा जंगली था। बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां थी। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने अपने फोन की टॉर्च जलाई और तलाश शुरू की। एमिली की आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी। हम एक बहुत पुराने विशाल पेड़ के पास पहुंचे। उसकी जड़ें जमीन में गहरी धंसी हुई थी। कबीर ने ईएमएफ मीटर को पेड़ के पास रखा। मीटर पर रीडिंग बहुत ज्यादा थी। हमारे पास खोदने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हमें किसी भी तरह एमिली की लाश ढूंढनी थी। हमने अपनी नंगी हाथों से जमीन खोदना शुरू किया। पत्थरों और मिट्टी को हटाने लगे। यह बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हम हार नहीं मान सकते थे। घंटों की मेहनत के बाद हमारे हाथों में जमीन से कुछ ठोस चीज टकराई। हमने और खोदा। आखिरकार हमें एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा मिला। वो बहुत पुराना और सड़ा हुआ था। कबीर ने सावधानी से बक्से को उठाया। वो बहुत भारी था। हमने उसे खोला। अंदर हमें एक छोटी लड़की की हड्डियों का ढांचा मिला। हड्डियां बहुत पुरानी थी और धूल से ढकी हुई थी। बक्से में कुछ पुराने कपड़े और एक छोटी सी गुड़िया भी थी। ये एमिली थी। हमारे दिल में एक अजीब सी उदासी और जीत का एहसास हुआ।
हमने एमिली को ढूंढ लिया था। हमने बक्से को सम्मान के साथ बंद किया और उसे एक साफ कपड़े में लपेट दिया। हमें पता था कि हमें उसे सम्मान के साथ दफनाना होगा। जब हम वापस होटल की ओर जा रहे थे तो हमने देखा कि कमरे 307 की खिड़की से एक हल्की रोशनी चमक रही थी। रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई हमें इशारा कर रहा हो। मुझे लगा जैसे एमिली हमें धन्यवाद दे रही है। हम होटल में वापस आए। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट अभी भी अपनी मेज पर बैठा था। उसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। हमें एमिली मिल गई, कबीर ने उसे बताया। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे पता था कि तुम उसे ढूंढ लोगे, उसने कहा। यह होटल अब शांति पाएगा। सुबह होते ही हमने एमिली को पास के एक छोटे से कब्रिस्तान में सम्मान के साथ दफना दिया। हमने उसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना की। जैसे ही हमने एमिली को दफनाया, मुझे लगा जैसे हवा में एक बदलाव आया हो। होटल से आ रही वो अजीब सी घुटन अब नहीं थी। मुझे लगा जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। हम वापस होटल में आए। इस बार लॉबी में रोशनी ज्यादा थी और हवा में कोई अजीब सी गंध नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे होटल ने एक लंबी नींद के बाद आंखें खोली हों। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। मुझे याद था कि मैंने सिर्फ एमिली के बारे में ही नहीं, बल्कि एक युवा नौकरानी और आग की घटना में मरे कर्मचारी के बारे में भी सुना था। क्या उनकी आत्माएं भी अब शांत हो गई थी, या वे अभी भी होटल में थी? हमने बूढ़े रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या होटल में कोई और आत्माएं हैं। उसने एक गहरी सांस ली। हां, उसने कहा, एक नौकरानी थी, मैरी। वो यहां बहुत दुख में मरी थी। और एक चौकीदार था, जॉन। वो आग में जलकर मरा था। मुझे याद आया कि मैंने पहली रात जो काली परछाई देखी थी, वो शायद जॉन की आत्मा थी। और जो बच्चे के रोने की आवाज मैंने सुनी थी, वो एमिली की ही थी। लेकिन वो खाली आंखों वाली लड़की कौन थी? क्या वो मैरी थी? मैरी कहाँ है? कबीर ने पूछा। चौथी मंजिल पर, पुराने लॉन्ड्री रूम में, बूढ़े आदमी ने बताया। वो वहां बहुत काम करती थी और वही उसकी मौत हुई थी। हमने चौथी मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थी और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। चौथी मंजिल पर गलियारा और भी सुनसान था। हर तरफ पुरानी मशीनें और कपड़े थे। हमें एक पुराना लॉन्ड्री रूम मिला। वो बहुत बड़ा था और उसमें पुरानी मशीनें और लोहे के प्रेस रखे थे। कमरे में घुसते ही हमें एक अजीब सी उदासी और थकान महसूस हुई। कबीर ने अपना ईएमएफ मीटर चालू किया। रीडिंग सामान्य थी। मुझे यहां कोई खास गतिविधि नहीं दिख रही है, कबीर ने कहा। मैरी, मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम यहां हो? कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी। मुझे लगा कि शायद मैरी की आत्मा शांत हो गई है, या शायद वो यहां नहीं है। हमने कमरे का मुआयना करना शुरू किया। एक कोने में मुझे एक पुरानी मुड़ी हुई तस्वीर मिली। वो एक युवा लड़की की तस्वीर थी जो मुस्कुरा रही थी। उसकी पोशाक पुराने जमाने की थी और उसके बाल बंधे हुए थे। ये मैरी हो सकती थी। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा नोट था जो पीले पड़ चुके कागज पर लिखा था। नोट में लिखा था, मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मुझे हमेशा अकेला महसूस हुआ। यह पढ़कर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। मैरी ने अपने जीवन में बहुत दुख झेला था। मैरी, कबीर ने कहा, हम तुम्हारी कहानी जानते हैं। तुम्हें शांति मिल चुकी है, तुम अब मुक्त हो। जैसे ही कबीर ने यह कहा, हमें लगा जैसे कमरे में हवा का एक हल्का झोंका आया हो और फिर एक अजीब सी शांति छा गई। ईएमएफ मीटर पर रीडिंग 0 हो गई। मुझे लगा जैसे मैरी की आत्मा ने हमें सुन लिया हो और वो अब शांति से चली गई हो। लेकिन अभी भी एक सवाल बचा था। आग की घटना में मरने वाला चौकीदार जॉन कहाँ है? मैंने बूढ़े रिसेप्शनिस्ट से पूछा। बेसमेंट में, बॉयलर रूम में, उसने कहा। आग वहीं से शुरू हुई थी।
हमने तय किया कि हम बेसमेंट के बॉयलर रूम में जाएंगे। तहखाना अब उतना भयानक नहीं लग रहा था, क्योंकि हमने एमिली को न्याय दिला दिया था और मैरी को शांति मिल गई थी। हम बॉयलर रूम में पहुंचे। ये एक बड़ा गंदा कमरा था, जहां पुरानी मशीनें और पाइप थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए धुएं की। कबीर ने अपना ईएमएफ मीटर चालू किया। रीडिंग सामान्य थी। यहां भी कोई खास गतिविधि नहीं है, कबीर ने कहा। जॉन, मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम यहां हो? कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी। हमने कमरे का मुआयना करना शुरू किया। एक कोने में हमें एक पुराना जंग लगा हुआ टूल बॉक्स मिला। उसके अंदर कुछ पुराने औजार थे। मुझे लगा कि शायद जॉन भी शांति पा चुका है, या वो यहां नहीं है। मैंने महसूस किया कि शायद एमिली को शांति दिलाने के बाद होटल में मौजूद अन्य आत्माएं भी शांत हो गई होंगी। हमने होटल में और कुछ घंटे बिताए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और अलौकिक गतिविधि न हो। ईएमएफ मीटर पर रीडिंग सामान्य रही और हमें कोई अजीब आवाज या परछाई दिखाई नहीं दी। जब हम होटल छोड़ रहे थे तो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट हमें दरवाजे पर मिला। उसने हमारी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। धन्यवाद, उसने कहा, तुमने इस होटल को बचा लिया। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, कबीर ने कहा। हमें इस होटल के बारे में सच्चाई दुनिया को बतानी होगी। मैंने अपनी डायरी निकाली और उसमें सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। एमिली की दुखद कहानी, मैरी का अकेलापन और जॉन की दुखद मौत। मैंने तय किया कि मैं इस कहानी को एक किताब के रूप में प्रकाशित करूंगा, ताकि दुनिया को द ब्लैकवुड मैनर का सच पता चल सके। हमने होटल छोड़ दिया और इस बार मेरे दिल में कोई डर नहीं था। मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैंने अपने डर का सामना किया था और मैंने कुछ आत्माओं को शांति दिलाने में मदद की थी। लेकिन इस यात्रा ने मुझे एक बात सिखाई थी। कुछ कहानियां इतनी गहरी होती है कि वे सिर्फ कागज पर ही नहीं, बल्कि दीवारों में, हवा में और लोगों की यादों में भी जिंदा रहती है। द ब्लैकवुड मैनर की कहानी मेरे साथ हमेशा रहेगी। मेरी किताब प्रकाशित हुई और उसे बहुत सफलता मिली। दुनिया ने द ब्लैकवुड मैनर के राज के बारे में जाना। कई लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया, क्योंकि मेरी किताब ने उन्हें आत्माओं और अलौकिक दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर किया। लेकिन कुछ चीजें अभी भी मेरे दिमाग में थी। वो काली परछाई जो मैंने पहली रात देखी थी और बच्चे के रोने की आवाज। मैंने महसूस किया कि एमिली की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद वे आवाजें बंद हो गई थी। लेकिन उस काली परछाई का क्या? वो कौन थी? क्या वो जॉन था? कबीर और मैंने एक बार फिर होटल का दौरा करने का फैसला किया, कुछ और सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। जब हम पहुंचे तो होटल पहले से काफी बदल गया था। दरवाजे खुले थे और सूरज की रोशनी लॉबी में फैल रही थी। पुराने फर्नीचर को साफ कर दिया गया था और दीवारों पर लगे चित्रों को नया जीवन मिल गया था। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट हमें देखकर मुस्कुराया। आइए, आइए, उसने कहा। मुझे पता था कि आप वापस आएंगे। क्या यहां सब कुछ शांत हो गया है? मैंने पूछा। हां, उसने कहा। एमिली को शांति मिल गई है और मैरी भी। जॉन भी अब परेशान नहीं करता। क्या आप में जॉन के बारे में और कुछ बता सकते हैं? कबीर ने पूछा। बूढ़े रिसेप्शनिस्ट ने हमें बताया कि जॉन एक वफादार कर्मचारी था, जो कई सालों से होटल में काम कर रहा था। आग लगने वाली रात उसने कई मेहमानों को बचाया था, लेकिन खुद आग में फंस गया। उसकी आत्मा शायद इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे अपने काम में अधूरापन महसूस हो रहा था और वो होटल की रक्षा करना चाहता था। हमने बॉयलर रूम में जाकर देखा और इस बार हवा में जले हुए धुएं की गंध नहीं थी। मीटर पर रीडिंग सामान्य थी। मुझे लगा कि जॉन भी अब शांत हो गया है, लेकिन फिर एक अजीब सी बात हुई। जब हम होटल के सबसे ऊपरी माले पर थे तो हमें एक हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई गाना गा रहा हो।
हमने आवाज का पीछा किया और वो हमें एक छोटे से कमरे में ले गई, जो पहले एक मेहमान का कमरा था। कमरे में घुसते ही हमें एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जो बाहर की ठंडी हवा से बिल्कुल विपरीत थी। कबीर ने अपना ईएमएफ मीटर चालू किया और रीडिंग सामान्य थी। कोई अलौकिक गतिविधि नहीं थी, लेकिन गुनगुनाहट अभी भी आ रही थी। हमने देखा कि कमरे की एक दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। वो एक जवान औरत की पेंटिंग थी जो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके होंठ गुनगुना रहे थे। ये कौन हो सकती है? ये पेंटिंग पहले यहां नहीं थी। हमने बूढ़े रिसेप्शनिस्ट को पेंटिंग के बारे में बताया। उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ये मेरी मां है, उसने कहा। वो एक कलाकार थी और उसने ये होटल बनवाया था। हम दोनों हैरान रह गए। बूढ़े रिसेप्शनिस्ट की मां, तो क्या ये होटल उससे भी ज्यादा पुराना था जितना हमें बताया गया था? हां, उसने कहा, यह होटल मेरे परिवार का है। मेरे पिता ने इसे बनवाया था और मेरी मां ने इसे कला और सुंदरता से सजाया था। उसने हमें बताया कि उसकी मां को हमेशा से संगीत से प्यार था और वो अक्सर इस कमरे में बैठकर गुनगुनाती रहती थी। वो एक शांत और दयालु महिला थी। और उसकी मौत कैसे हुई? मैंने पूछा। वो बूढ़ी हो गई थी, उसने कहा, और यही इस होटल में शांति से मर गई थी। उसकी आत्मा कभी भी किसी को परेशान नहीं करती थी। वो सिर्फ यहां रहना चाहती थी, अपने घर में। मुझे लगा जैसे मुझे आखिरकार सभी जवाब मिल गए थे। वो गुनगुनाहट बूढ़े रिसेप्शनिस्ट की मां की आत्मा की थी। वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शांत और खुश आत्मा थी जो अपने घर में रहना चाहती थी। तो आप इतने सालों से यहां क्या कर रहे हैं? कबीर ने पूछा। मैं इस होटल का ख्याल रख रहा हूं, उसने कहा। मेरी मां ने मुझसे कहा था कि मैं इसे तब तक संभालूं जब तक कि इसे शांति न मिल जाए। और अब शांति मिल गई है। उसने हमें बताया कि वो जल्द ही इस होटल को बेचेगा और इसे एक आर्ट गैलरी और एक संगीत स्कूल में बदल दिया जाएगा। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। होटल का भयानक इतिहास अब एक नई शुरुआत करने वाला था। हमने बूढ़े रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद दिया और होटल से बाहर निकले। इस बार मुझे लगा जैसे होटल ने हमें विदा किया हो, जैसे उसने हमें आशीर्वाद दिया हो। द ब्लैकवुड मैनर अब लंदन का सबसे भूतिया होटल नहीं था। वो एक ऐसा स्थान बन गया था जहां दर्द और दुख को शांति मिली थी और जहां कला और संगीत को नया जीवन मिलेगा। मेरी कहानी यही समाप्त नहीं हुई। मैंने ये सब कुछ एक किताब में लिखा जो दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हुई। द ब्लैकवुड मैनर से लौटने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उस होटल के भयावह अनुभवों ने मुझे अंदर से हिला दिया था, लेकिन एमिली, मैरी और जॉन की आत्माओं को शांति दिलाने और बूढ़े रिसेप्शनिस्ट की मां की शांत उपस्थिति को महसूस करने के बाद मुझे लगा जैसे मैंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा कर लिया हो। मेरे सिर से एक भारी बोझ उतर गया था। अब रात में मुझे बुरे सपने नहीं आते थे और मेरे घर में वो अजीब सी ठंडक या परछाइयां भी नहीं दिखती थी। मैंने तुरंत अपनी किताब पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने सारे अनुभवों, बूढ़े रिसेप्शनिस्ट से मिली जानकारी और कबीर के साथ की गई रिसर्च को विस्तार से लिखा। हर शब्द, हर वाक्य में मैंने उस डर, उस दुख और अंत में उस शांति को बयां करने की कोशिश की जो मैंने महसूस की थी। मैंने एमिली की दुखद कहानी, उसके पिता के क्रूर व्यवहार, मैरी के अकेलेपन और जॉन की वफादारी और बलिदान को बड़ी संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया। मैंने बूढ़े रिसेप्शनिस्ट की मां की शांत आत्मा और उसके होटल के प्रति प्यार का भी जिक्र किया, जिससे कहानी को एक भावनात्मक गहराई मिली। किताब का नाम मैंने द ब्लैकवुड मैनर, द साइलेंस ऑफ सोल्स रखा। मेरे प्रकाशक ने मेरी कहानी को सुना और वो तुरंत इसे छापने के लिए राजी हो गए। उन्हें लगा कि ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों को अलौकिक दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी और साथ ही उन्हें मानवीय भावनाओं, दुख
और मुक्ति के बारे में भी बताएगी। किताब प्रकाशित हुई और उसे हाथों हाथ लिया गया। लंदन और दुनिया भर में ये एक बेस्ट सेलर बन गई। लोगों ने मेरी कहानी को पसंद किया। मुझे कई इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जहां मैंने अपने अनुभवों और द ब्लैकवुड मैनर के राज के बारे में बताया। कई पाठकों ने मुझे ईमेल और पत्र लिखे, ये बताते हुए कि मेरी कहानी ने उन्हें कितना प्रभावित किया है। कुछ लोगों ने अपनी खुद की भूतिया कहानियां भी मुझसे साझा की। मुझे गर्व था कि मैंने उन आत्माओं को न्याय दिला पाया था और उनकी कहानियां दुनिया तक पहुंचा पाया था। कबीर भी मेरी सफलता से बहुत खुश था। उसने कहा कि यह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन आत्माओं की जीत थी जिन्हें इतने सालों बाद शांति मिली थी। हम दोनों ने मिलकर कुछ और भूतिया जगहों की जांच करने का फैसला किया, लेकिन द ब्लैकवुड मैनर जैसा अनुभव हमें फिर कभी नहीं मिला। वो जगह अपने आप में अनोखी थी। जैसे कि बूढ़े रिसेप्शनिस्ट ने बताया था, उसने होटल को बेच दिया। एक धनी कला प्रेमी और संगीतकार ने उसे खरीदा। उसका इरादा था कि वह द ब्लैकवुड मैनर को एक भव्य आर्ट गैलरी में बदल देगा, जहां लंदन के उभरते कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी, और साथ ही एक संगीत स्कूल भी खोलेगा, जहां युवा संगीतकार अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। 6 महीने बाद मैं और कबीर फिर से लंदन आए, सिर्फ ये देखने के लिए कि द ब्लैकवुड मैनर अब कैसा दिखता है। जब हमारी टैक्सी होटल के सामने रुकी तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये वही पुराना, धूल भरा और डरावना होटल नहीं था। ये एक बिल्कुल नई इमारत लग रही थी। इमारत को साफ कर दिया गया था और उसके ग्रे पत्थर चमक रहे थे। खिड़कियां साफ थी और उनमें से रोशनी अंदर आ रही थी। दरवाजे पर एक नया चमकदार पीतल का नॉकर लगा था और उसके ऊपर एक सुंदर साइन बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था द ब्लैकवुड आर्ट सेंटर, द ब्लैकवुड आर्ट्स सेंटर। हमने अंदर कदम रखा। लॉबी अब पहले जैसी अंधेरी और घुटन भरी नहीं थी। यह रोशनी से भरी हुई थी और हवा में ताजगी थी। पुरानी फर्नीचर को हटा दिया गया था और उसकी जगह आधुनिक कलाकृतियां और आरामदायक सोफे रखे थे। दीवारों पर रंगीन पेंटिंग लगी थी और हर कोने से संगीत की हल्की धुनें सुनाई दे रही थी। ये एक अद्भुत परिवर्तन था। मुझे लगा जैसे होटल ने अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर एक नई आत्मा को अपना लिया हो। हमने पूरे होटल का मुआयना किया। पहली मंजिल पर एक बड़ी आर्ट गैलरी थी, जहां कई सुंदर पेंटिंग और मूर्तियां प्रदर्शित थी। कलाकार अपनी कलाकृतियों के बारे में बातें कर रहे थे और लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। वहां हंसी मजाक और जीवन की चहल पहल थी। दूसरी मंजिल पर संगीत स्कूल था। वहां कई कमरे थे जहां बच्चे और युवा संगीत वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे थे। पियानो की धुनें, वायलिन की मधुर आवाजें और गायकों के सुर पूरे होटल में गूंज रहे थे। हम तीसरी मंजिल पर गए, जहां मेरा कमरा 307 था। अब यह कमरा एक छोटा सा कंसर्ट हॉल बन गया था, जहां छात्र संगीत का अभ्यास कर रहे थे। जब मैं कमरे के अंदर गया तो मुझे कोई अजीब सी ठंडक या उदासी महसूस नहीं हुई, बल्कि मुझे संगीत की ऊर्जा और युवा कलाकारों के उत्साह का अनुभव हुआ। मुझे लगा जैसे एमिली की आत्मा वहां मौजूद हो, लेकिन अब वो शांति और खुशी में थी। अपने कमरे में संगीत का आनंद ले रही थी। हम चौथी मंजिल पर गए, जहां पुराना लॉन्ड्री रूम था। अब वो एक स्टूडियो बन गया था, जहां कलाकार अपनी कलाकृतियां बना रहे थे। मुझे लगा जैसे मैरी की आत्मा वहां मौजूद हो, लेकिन अब वो खुश थी, अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करते हुए। हम तहखाने में भी गए, जहां एमिली को बंद किया गया था और जहां जॉन की दुखद मौत हुई थी। तहखाने को भी साफ कर दिया गया था और वहां एक छोटा सा कैफे और एक किताबों की दुकान थी। लोग कॉफी पी रहे थे और किताबें पढ़ रहे थे। मुझे लगा जैसे जॉन भी वहां मौजूद हो, लेकिन अब वो शांत और संतुष्ट था, ये देखकर कि जिस जगह की उसने रक्षा की थी वो अब एक सुरक्षित और खुशहाल जगह बन गई है।
मुझे पता था कि होटल से जुड़ी सभी आत्माओं को शांति मिल गई थी। द ब्लैकवुड मैनर अब एक अभिशाप नहीं था, बल्कि एक आशीर्वाद था। यह कला और संगीत का केंद्र बन गया था, जहां लोग अपनी प्रतिभा को निखार सकते थे और एक दूसरे से जुड़ सकते थे। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट अब होटल में काम नहीं करता था, लेकिन हमने उससे फोन पर बात की थी। उसने हमें बताया कि वो अब गांव में अपने परिवार के साथ रहता है और वो बहुत खुश है। उसे खुशी थी कि होटल को एक नया जीवन मिल गया है। मेरी यात्रा ने मुझे सिखाया था कि डर सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक मौका भी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें न्याय की जरूरत है, चाहे वे जीवित हो या आत्माएं। आज भी जब मैं द ब्लैकवुड मैनर के बारे में सोचता हूं, तो मुझे डर की बजाय शांति महसूस होती है। ये एक ऐसी जगह थी जहां दर्द और दुख को कला और संगीत में बदल दिया गया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी और मैं इसे दुनिया को बताता रहूंगा। ये सिर्फ एक हॉरर नहीं, ये मुक्ति की कहानी थी। ये घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, ऐसी ही सच्ची और भूतिया कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई खौफनाक और डरावनी कहानी के साथ।